क्या दो चार लोगों के बिजनेस के चक्कर में जनता का दिवाला निकल रहा है? हे भगवान, अगले जन्म मोहे अंबानी ही कीजो। कितना निर्मला जी ने इंडस्ट्री वालों को डांट लगाया, जॉब्स दो, बट नहीं, जब देश के रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो बाकी के हाथों से निकल जाते हैं। बाजार जाओ तो लगता है कि अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो लगता है कि ये एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन है, सामने इतनी वैरायटीज हैं, कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, स्प्राइट, लिम्का, 7 अप, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, वाओ। लेकिन इनमें से आधे प्रोडक्ट्स कोको कोला के हैं और आधे पेप्सी के। टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लीजिए, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, कोलगेट मैक्स फ्रेश, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, डाबर रेड, मेसवाक, ओरल बी, दंत क्रांति, कितने सारे ब्रांड और इनमें भी कितनी सारी वैरायटीज। लेकिन 4 कंपनियां, कोलगेट पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर और पतंजलि इस मार्केट को रूल कर रहे हैं। इनमें भी कोलगेट पामोलिव का शेयर लगभग आधा है। यही हाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स का है। आप कहेंगे कि क्या दिक्कत है? ठीक है, टूथपेस्ट तो मिल रहा है ना जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपके दांतों को साफ रखने की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है? आप कह सकते हैं कि 10 साल पहले भी 20 रुपए वाला ट्यूब लेते थे और अब भी 20 रुपए का ट्यूब ही लेते हैं, पर तब और अब में ट्यूब का साइज इतने से इतना रह गया है। मिडिल क्लास के लिए इन्हीं कंपनीज ने अब एक मिड सेगमेंट निकाल दिया है। सस्ती टूथपेस्ट लेने में अब शर्म आती है और डर भी लगता है कि कहीं क्वालिटी अच्छी है भी या नहीं। हमारे देश में वैसे ही कभी मैगी में ज्यादा लेड निकल आता है तो कभी टूथपेस्ट में। स्मार्टफोन मार्केट की तरफ देखिए, सारे फोन्स एक दूसरे के क्लोन्स लगते हैं। वही 12 MP कैमरा, वही 128 GB स्टोरेज, वही कलर्स, वही साइज। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बनाने के लिए महंगा फोन लेने जाओ तो भी वही लिमिटेड 1-2 ऑप्शंस हैं। एक्चुअली आज हर मार्केट में मोनोपोलीज बढ़ रही हैं। कहीं 1-2 तो कहीं 2-4 कंपनियां सारे मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। छोटे मोटे सामान के बढ़े हुए प्राइसेस आप झेल भी लें, बेलन से दबा दबा कर टूथपेस्ट निकाल भी लें, पर क्या हो जब ऐसे मोनोपोलीज आपके घर की बिजली, आपके पानी, आपकी कम्युनिकेशन, आपके ट्रांसपोर्ट, आपके देश की माइंस तक को कंट्रोल करें? क्या बिलियनियर्स और बढ़ते मोनोपोलीज आपको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या मल्टीपल ऑप्शंस की आड़ में आपको अंधा बनाया जा रहा है? क्या 2-4 लोगों के बिजनेस के चक्कर में जनता का दिवाला निकल रहा है? आइए बात करते हैं। किसी भी मार्केट में मोनोपोली होने से सिर्फ चीजों की कीमतें नहीं बढ़ती, उनकी क्वालिटी भी घट जाती है। प्रोडक्ट बनाने वाला चाहता ही नहीं कि कोई इनोवेशन करे, प्रोडक्ट को बेहतर बनाए, क्योंकि कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। क्या फायदा जब कंज्यूमर एक ही प्रोडक्ट खरीदने को मजबूर हो? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। कुछ साल पहले कितने प्लेयर्स मार्केट में थे? एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस, BSNL, MTNL प्लस कई सारे छोटे ऑपरेटर्स। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर दुनिया का चीपेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट था। फिर शुरू हुआ मार्केट को कैप्चर करने का चक्कर। जियो के एंट्री और फ्री डेटा के चक्कर में बचे बस 2 ऑपरेटर्स प्लस पब्लिक सेक्टर का BSNL, जिसकी गर्दन कभी भी मरोड़ दी जाती है। आज किसी भी ऑपरेटर का प्लान ले लो, महीने का अराउंड 500 रुपया तो चला ही जाता है। पिछले 8-9 सालों में मोबाइल रिचार्ज करने की कीमत 200% बढ़ी है। पहले 10 रुपए से रिचार्ज शुरू होता था, अब 200 से। गरीब लोग अब बिना रिचार्ज के मिस कॉल से काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनीज 200 रुपए में कुछ ज्यादा ही सुविधा दे रही हैं। पहले एटलीस्ट 200 के रिचार्ज पर जब तक पैसे खत्म ना हो तब तक कॉल कर सकते थे। अब पैसे या डेटा खत्म नहीं होता, टाइम ही खत्म हो जाता है। आज रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 53% है और एयरटेल का 37%। और अब ये कंपनीज फिर से 10 से 12% प्राइस इंक्रीज करने वाली हैं। स्टारलिंक का किस्सा भी आपने सुन ही लिया होगा। एयरटेल के मालिक मित्तल और जियो के मालिक अंबानी को खुश रखने के लिए दोनों का स्टारलिंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा दिया गया है। अब ये तीनों मिलकर आपको आसानी से लूट सकते हैं, क्योंकि किसी को इनके एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई डिटेल पता नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि 2 कॉम्पिटिटर्स के बीच में करार करा के क्या पूरा मार्केट कैप्चर करने की तैयारी नहीं है? अब ये तीनों मिलकर जो भी प्राइस डिसाइड करेंगे स्टारलिंक के इंटरनेट के लिए आपको वही देना होगा। और क्या गारंटी है कि ये नॉर्मल टेलीकॉम के इंटरनेट की क्वालिटी को खराब कर दे, ताकि आपको फ्रस्ट्रेट होकर महंगे स्टारलिंक की तरफ जाना पड़े?
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि ढेर सारी रिलायबल इंडस्ट्रीज हो, वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हो, उनके बीच में कंपटीशन हो। बट हमारे यहाँ स्पेशली पिछले 10-12 साल से वही 5 कंपनीज मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं। रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप एंड भारती मित्तल ग्रुप। डेटा दिखाता है कि इन कंपनीज का शेयर अक्रॉस सेक्टर्स बढ़ा है और दूसरी छोटी कंपनीज का कम हुआ है। सोचिए, अगर तालाब की बड़ी मछली हर छोटी मछली को खा जाएगी तो तालाब में बचेगा क्या? तालाब की बड़ी मछली को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जमीन पर इन बड़े बिजनेसेस को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ There is no will। Recently एक इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन स्टडी हुआ जिसमें रिसर्चर्स ने बड़ी बिजनेसेस को स्टडी करने की कोशिश की। उन्होंने फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेस की एक लिस्ट बनाई और उसको नाम दिया बिग फैमिली ग्रुप। इस स्टडी के हिसाब से टॉप 25 बिग फैमिली ग्रुप्स वही हैं जो साल 2010-11 में थे। नो चेंज, नो न्यू बिजनेस, नो न्यू फैमिली। इसीलिए आपके लिए भी नो न्यू अपॉर्चुनिटीज। यही सेम कंपनीज नए सेक्टर्स में जा रही हैं, इनको ही नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। कोई नया बिजनेस या बिजनेसमैन इनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। साल 2000 में अडानी ग्रुप की मौजूदगी बस 5 सेक्टर्स में थी। 2020 तक वो 38 सेक्टर्स में ऑपरेट करने लगा। रिलायंस ग्रुप साल 2000 में 17 सेक्टर्स में था तो 2020 में 63 सेक्टर्स में। ओपी जिंदल ग्रुप भी 9 सेक्टर्स से 37 सेक्टर्स में एक्सपैंड कर गया। साल 2000 में टाटा ग्रुप 43 सेक्टर्स में काम कर रहा था और 2020 तक 69 सेक्टर्स में पहुंच गया। बिरला पहुंचा 44 सेक्टर से 65 सेक्टर्स में। आपने भी देखा होगा कि कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, बस अपने नाम के दम पर एकदम नए बिजनेस में इनको एंट्री मिल जाती है। अनिल अंबानी का ही एग्जांपल लीजिए। अब तो रिसेंटली एसबीआई ने इनके टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को फ्रॉड घोषित कर दिया। इनको पहले टेलीकम्युनिकेशंस के लिए लोन पे लोन मिला, अरे वही आपका 49,000 करोड़ जो पानी में बह गया। फिर रिलायंस कैपिटल को भी इन्होंने डुबोया। फिर इनको डिफेंस सेक्टर में जाने का मौका मिला और आजकल पावर के साथ खेल रहे हैं। और सोचिए, आपको जरा से करियर चेंज के लिए किसी भी एचआर के सामने कितना प्रूव करना पड़ता है। एंट्री लेवल से शुरू करना पड़ता है। हे भगवान, अगले जन्म मोहे अंबानी ही कीजो। पर असली खेला तो अडानी भाई खेल गए हैं। आए दिन कोई ना कोई एयरपोर्ट, पोर्ट, माइन, इलेक्ट्रिसिटी या पावर का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता ही रहता है। करप्शन के चार्जेस लगे या फेवरेट होने के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अडानी ग्रुप की आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो इनका बिजनेस इनोवेशन पर नहीं, एक्विजिशन पर बना है। कौन सा नया इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो अडानी ग्रुप ने बनाया है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है? आप ही बताओ कि देश में इनका फेमस प्रोडक्ट कौन सा है? पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माइंस, बड़ी सोलर प्लांट्स, ऐसी चीजें डेवलप करने का फायदा ही फायदा है। ये लैंड और एसेट वैल्यू ऐड करते हैं और नियर मोनोपोली होने से आपका बिजनेस चल ही जाता है। फिर भी ना चले तो इन एसेट्स की वैल्यू आपको बचा सकती है, बिकॉज नाउ यू आर टू बिग टू फेल। मान लो कि मुंबई वाला एयरपोर्ट लॉस में जाने लगे तो अडानी ग्रुप तरह तरह की फीस बढ़ाकर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। और मानो कि उससे भी काम ना चले और बिजनेस फेल होने की कगार पर आ जाए, तब भी लोगों के लिए एक एयर ट्रांसपोर्ट जैसी एसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने के लिए सरकार को ही हाथ बटाना होगा। अडानी ग्रुप को देखकर कोई और बिजनेस भी यही सोचेगा कि सत्ता के साथ सांठगांठ जरूरी है, ना कि इनोवेशन या कंपटीशन। इनफैक्ट देश के बाकी बिजनेसेस को अडानी ग्रुप से गलत सीख मिल रही है। अगर सभी बिगड़ गए और इसी मॉडल पर चल पड़े तो देश कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। आप कहेंगे तो क्या दिक्कत है, दूसरे देशों में भी तो होते हैं ना बड़े बिग फैमिली बिजनेस, जैसे कोरिया के चेबॉल्स। पर तारीफ करने से पहले समझ भी लेना चाहिए कि किसकी तारीफ कर रहे हैं। कोरियन चेबॉल्स प्राइवेट इकोनॉमिक एम्पायर की तरह ऑपरेट करते हैं। इन्होंने भी अपने देश के मैसिव रिसोर्सेज और लैंड को हथिया रखा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर चेबॉल्स वहीं रहते हैं। सरकार को भी इनके साथ डील करनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी से ये कोसों दूर हैं। और तो और जनता के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, उन्हें भी इन्हीं 4-5 चेबॉल्स के पास नौकरी करनी पड़ती है। फिर भी कोरिया के चेबॉल्स एटलीस्ट कुछ इनोवेशन तो कर रहे हैं। सैमसंग के प्रोडक्ट्स आज हमारे देश के घर घर में मिल जाते हैं। हुंडई की गाड़ियां और एलजी के फ्रिज या टीवी हमारे सब शहरों में मिलते हैं। अब बताइए कि हमारे लोकल चेबॉल्स का कौन सा प्रोडक्ट है जो कोरिया के घर घर में पाया जाता है? कोरिया छोड़िए, बांग्लादेश और श्रीलंका में ही बता दीजिए। 2023 में कोरिया के टॉप 4 चेबॉल्स का जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूशन था। अकेली सैमसंग का शेयर 23% था। कहा जाता है कि इन चेबॉल्स ने कोरिया को बनाया और हम अपने लोकल चेबॉल्स को बना रहे हैं।
2010-11 से इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में शेयर कम हो रहा है। इनफैक्ट सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि प्राइवेट सेक्टर मुनाफा तो कमा रहा है, पर ना ही जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ना ही वेजेस बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कहता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 15 साल के हाईएस्ट पर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट्स 22.3% बढ़े, वहीं एम्प्लॉयमेंट बस 1.5%। कितना निर्मला जी ने इंडस्ट्री वालों को डांट लगाया, जॉब्स दो, बट नहीं, अब तो सरकार खुद ही सैलरी देने की सोच रही है, लोगों को नहीं, कंपनीज को। ये लो पैसा और जाओ, लोगों को रिक्रूट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। उम्मीद है कि 3.5 करोड़ जॉब्स पैदा होंगे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। समझ रहे हैं आप? ऑलरेडी आपके प्रॉफिट्स 15 साल के हाईएस्ट पर है, तब भी आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रहे। अब सरकार इनको जॉब्स के नाम पर और पैसा देगी और फिर कंपनीज आपको वही पैसा सैलरी में देंगे। हो क्या रहा है? रेलवे में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में कितने खाली पद पड़े हैं। 1 लाख करोड़ लगाकर अगर सरकार इनको भरती तो पूरी इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ता। जब देश के रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो बाकी के हाथों से निकल जाते हैं। इसीलिए आज आपके लिए कोई बिजनेस शुरू करना इतना मुश्किल है। सैलरी रुकी रहे तो बॉस को कुछ कह नहीं सकते। दवाइयाँ और मेडिकल सुविधाओं के दाम ऐसे बढ़ जाते हैं और आप कुछ कर नहीं सकते। आए दिन रोड्स और ब्रिजेस के साथ अर्थव्यवस्था पर भरोसा टूट रहा है और आप आंख मूंद कर बस ये कहने को मजबूर हैं कि सब चंगा से। कैपिटलिज्म की पूजा करने वाले भी फेयर कंपटीशन के बजाय फेवरेट कंपटीशन की साइड ले रहे हैं। याद रखिए, जब मोनोपोलीज बढ़ते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस की तरफ खड़े दिखते हैं तो वो बस अपनी चिंता करते हैं, आपकी नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट का फाइनल स्टेज मोनोपोली ही है। ये सब वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसीज के तहत हो रहा है। कॉर्पोरेशंस को लाडले बेटों की तरह ऊपर चढ़ाया जा रहा है और बाकी सबको स्विगी जोमेटो की डिलीवरी पे लगाया जा रहा है। अगर पॉलिसीज से एक खराब सिस्टम बन सकता है तो वो डिसमेंटल भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।